सभी मूर्धन्य विद्वानों और विदुषी बहनों पर मैं इस महामना मानस संतति सम्मान सभागार में स्वागत करता हूँ। हार्दिक स्वागत है आपका, जिसको हमने एक नाम दिया M2S3 महामना मानस संतति सम्मान सभागार। क्योंकि ये सारा कार्यक्रम और ये जो आयोजन दिखाई दे रहा है ये महामना के नाम से ही है। इसलिए मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी से पहले ये अनुरोध कर चुका कि वो कृपया कुलगीत जो है वो बजाने का कष्ट करें, ताकि हम लोग उसके बाद में फिर अपना आगे का कार्यक्रम कर सकें। आदरणीय पांडे जी से अनुरोध है कृपया कुलगीत की व्यवस्था करें और उसके बाद में फिर आगे का कार्यक्रम चलेगा। बाद में फिर सारी चीजें चलती हैं जिस प्रकार से आयोजनों में होती हैं। आदरणीय पांडे जी प्लीज। अच्छा, एक अनुरोध है कि कुलगीत के बाद किसी प्रकार की कर्तव्य ध्वनि का कोई वो नहीं होता। वो कुलगीत है अपने आप में सुनने वाली, समझने वाली, मनन करने वाली, चिंतन करने वाली चीज। हेलो, सबसे पहले मैं माल्यार्पण के लिए महामना को कहूंगा और सरस्वती जी की माल्यार्पण आप लोग करें और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। इसके पश्चात कुलगीत का काम होगा। आप सभी से निवेदन है कि माधवी जी को माला पहनाने में संकोच न करें। माला भी रखी हुई है और सती की प्रतिमा भी। अपने अपने क्रम से सभी लोग माल्यार्पण करें और माचिस दे दीजिए। पहुंचा रहे हैं सारी चीज है। सभी कार्य हो रहे हैं। आप लोग फोटो लेते जाइए, क्योंकि दूर बैठे साथी फोटो से ही इन चीजों को समझेंगे। आप सभी लोगों से आग्रह है कर्तव्य ध्वनि से माल्यार्पण के समय आप सभी कार्यालय महामना की मध्या में और कुलगीत प्रारंभ हो रहा है। आप सभी लोग श्रवण करें। महामना की मध्या का यह कुलगीत हम सब गुरुओं के लिए प्रेरणा स्रोत है।
मैं एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ और इस पूरे आयोजन के मुख्य प्रतिभा भाई सत्यकांत पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि 85 हमारी विशिष्ट विभूतियां हैं उनका माल्यार्पण डॉक्टर सत्यकांत पांडे इस समय फिर आप निश्चित के लिए माल्यार्पण किया जा रहा है और इधर आदरणीय श्री हीरालाल मधुकर मिश्र जी का स्वागत किया माल्यार्पण द्वारा डॉक्टर पांडे जी ने और दीवा की धरती से कमाने में डॉक्टर ओम प्रकाश जैसे जी जिनको हम मामा जी के नाम से जानते हैं उनका स्वागत किया आइए और अब बनारस की धरती के विशिष्ट विभूति आदरणीय महेंद्र नाथ तिवारी जी का स्वागत किया गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है। और अब मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल गीत हो चुका है, माल्यार्पण की भी व्यवस्था हो चुकी है, लिहाजा अब मैं अपनी कात्यायनी दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो माता सरस्वती की वंदना मंच पर आकर प्रस्तुत करें। बहन कात्यायनी। मां शांति को नमन। आप उपस्थित सभी आदरणीय जनों को सादर प्रणाम। बहुत स्वागत है आप सभी की उपस्थिति। आज का दिन बहुत सुंदर बना रही है और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है माता शांति को। श्वेत हंस वाहिनी मां, श्वेत वस्त्र धारिणी मां, मूढ़ता विनाशिनी मां, ज्ञान दान दीजिए। श्वेत हंस वाहिनी मां, श्वेत वस्त्र धारिणी मां, मूढ़ता विनाशिनी मां, ज्ञान दान दीजिए। जानती नहीं मैं अर्थ, जानती नहीं मैं अर्थ, घूम रही मूढ़ व्यर्थ, शब्दकोश को समर्थ आप कर दीजिए। जानती नहीं मैं अर्थ, घूम रही मूढ़ व्यर्थ, शब्दकोश को समर्थ आप कर दीजिए। मातु चित्त भावना में, शुद्ध मनोकामना में, मेरी अभिव्यंजना में धार धर दीजिए। काव्य भले चंद लिखूं किंतु शुद्ध छंद लिखूं, भावपूर्ण बंद लिखूं ऐसा वर दीजिए। काव्य भले चंद लिखूं किंतु शुद्ध छंद लिखूं, भावपूर्ण बंद लिखूं ऐसा वर दीजिए। श्वेत हंस वाहिनी मां, श्वेत वस्त्र धारिणी मां, मूढ़ता विनाशिनी मां, ज्ञान दान दीजिए। बहुत बहुत आभार कात्यायनी जी का। सरस्वती वंदना के माध्यम से हम सब लोगों में काव्य रस और आप सभी गुरुजनों के बीच में हम सब लोग एक छोटा सा प्रयास मात्र कर रहे हैं। इसको किसी भी रूप में किसी बड़े कार्यक्रम से तुलना न किया जाए। यह महामना की प्रेरणा से हम सब लोग अपने पूज्य पिता डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी के काशी आगमन को एक विषय बनाकर रखे हैं। यह एक छोटा सा विषय है हम सब लोगों के लिए। आप लोगों को एक कार्यक्रम दिख रहा होगा, लेकिन हमारे लिए बस बाबूजी का देहरादून की धरती से बनारस में उपस्थित होना ही हमारे लिए कार्यक्रम है। तो किसी भी प्रकार से इसको किसी भी साहित्यिक कार्यक्रम के तौर तरीके से यदि देखकर बाबूजी की उस विहंगम प्रतिभा को देखेंगे और बाबूजी के सामने हम सब लोग एक पारिवारिक मिलन है और हमने चुनकर मात्र उन्हीं को यहाँ पर एक आग्रह किया है जिनके हृदय में बाबूजी रहते हैं, बाबूजी का दिल रहता है, बाबूजी दिन रात रहते हैं, वही अपना समय यहाँ दे रहे हैं। कल काशी में ही बहुत ही विशिष्ट कार्यक्रम था, सारे लोग रात भर वहां थे, बाबूजी को सुने हैं। तो इसलिए आप सभी लोग करतल ध्वनि से पहले बाबूजी का स्वागत करिए बनारस में।
आप सभी लोगों की जो तालियां हैं वह हम सब लोगों को प्रेरित करेंगी, कार्यक्रम में बाबूजी से सुनने के लिए एक उत्साह बनाएंगी। तो इसलिए पूरे सभागार का दायित्व है कि करतल ध्वनि लगातार होती रहनी चाहिए। मैं इसी के साथ आप सभी को परिचय करने, जो लोग अपरिचित हैं उनको परिचय कराना चाहता हूँ। इस मंच की एक विशिष्टता है कि बाबूजी को हमने युवावस्था से सुना है। यह प्रेम इसलिए है क्योंकि रात के 12 बजे तक हम लोग इंतजार किए हैं कि बाबूजी का क्रम आ जाए तो हम लोग सुन लें, तो दाल रोटी खाएं। तो उस चीज को मान देने के लिए बाबूजी ने आज बहुत बड़ा कार्यक्रम बनारस में अपना हम लोगों के लिए बनाया। बहुत बहुत आभार बाबूजी। इस समय देहरादून की धरती पर है, वैसे बनारस ही इनके मन में है। इनको हम लोग सुनेंगे, इनके भावों को सुनेंगे। हम लोगों के साथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र मामा जी युवा की धरती से कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम बाबूजी को लेकर अभी बनाया है, उनको पूरा अनुभव है। इसलिए डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र जी का खूब खूब स्वागत किया जाए, हृदय से स्वागत किया जाए। हम लोगों के बीच काशी की धरती पर यह सारा आयोजन कैसे साधे, शिव रूप आदरणीय हीरालाल मधुकर मिश्र जी यहाँ पर हैं। हम लोग उनकी उपस्थिति को नमन करते हैं। बहुत बहुत आभार सर, आपने समय दिया है। और हीरालाल मधुकर मिश्र जी के बारे में परिचय भदोही स्थान से है और जनक नंदिनी महाकाव्य अभी आ चुका है। बाबूजी साहब आ गया, जनक नंदिनी महाकाव्य आ चुका है। यह प्रकाशाधीन इस पर लिखा हुआ है, आ चुका है। यह पुस्तक बाबूजी की है और बहुत ही सुंदर पुस्तक है। इसका वाचन मैं करता रहता हूँ। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार। आदरणीय महेंद्र रंगार जी को बहुत बहुत आभार। उनकी पुस्तक हमारे पास है, सदफ पुस्तक है, आप सभी लोग देखें। और इस क्रम में मैं बाबूजी का सम्मान कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूँ। मैं आग्रह करूंगा एक बार करतल ध्वनि से महा भोलेनाथ की जो प्रतिमा आई है उसको बाबूजी को समर्पित किया गया संयोजक जी की तरफ से। आप सभी लोग फोटो खींचते जाएं, और क्योंकि ऑनलाइन वाले साथी सब फोटो की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्रम से मैं आग्रह करूंगा कि जो दुसाला दुपट्टा है उसको भी उठाया जाए। या तो आप लोग संचालन करिए या तो मुझे सहयोग करिए। क्रम से वो सामान एक शॉल उसको थाली में रखते हैं। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय हीरालाल मधुकर मिश्र जी से कि दुसाला उठाकर सम्मान किया जाए। बहुत बहुत अभिनंदन। काशी में जय श्री राम का उद्घोष करते हुए सम्मान किया जाए और ये मेरी तरफ से भी बुलाया गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत अभिनंदन बाबूजी का। हम सब लोगों के मन में भाव है कि क्या कर दें। एक महामना संतति इस सभागार में हम सब लोगों ने अभी अभी सभी साथियों को वितरित की थी और उसमें बाबूजी का आशीर्वाद था। मैं आग्रह करूंगा कात्यायनी पांडे जी से कि अपने हाथों से लेकर महामना संतति सम्मान बाबूजी को देकर महामना मानस संतति का गौरव बढ़ाएं। पास से फोटो बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। सम्मान का कार्यक्रम चलता रहेगा। इस बीच में लेखक लोगों ने अपनी पुस्तकें विमोचन के क्रम में भेजी हैं। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हुई आदरणीय यज्ञ सिंह साहू जी का सम्मान मंच पर करना चाहता हूँ। एक बार मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर आकर बैठे। बहुत बहुत स्वागत है यज्ञ सिंह जी। माला पहनाकर रंजना पांडे जी से आग्रह करूंगा कि यज्ञ सिंह साहू जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। आप लोग स्थान ग्रहण करें। सरगम से हैं 7 दिन, मंगल हो या सोम, पूनम सी है जाति है, बाभन हो या डोम। यह साहित्य आदरणीय सबको लेकर चलने का जिसका भाव रहेगा वही लिख पाएगा। सरगम सी है 7 दिन, 7 दिन बराबर है, सोमवार मंगलवार। लोग कह रहे हैं शनिवार रहता तो उपस्थिति ज्यादा रहती। हम कह रहे हैं जिसके मन में डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र रहेंगे उनका तो उपस्थित होना स्वाभाविक है। सरगम से है 7 दिन, मंगल हो या सोम, पूनम सी है जाति है, बाभन हो या डोम। इन्हीं शब्दों के साथ यज्ञ सिंह साहू जी का अभिनंदन किया जाए। बहुत बहुत आभार। आपने महामना मानस अतिथि सम्मान सभागार में अपनी पुस्तक के लिए विमोचन का क्रम बनाया और आपको बहुत बहुत आभार। और विमोचन के क्रम में मैं आग्रह करूंगा आदरणीय नीरज कांत सोधी जी से सर्वप्रथम इनकी पुस्तक के विषय में 2 शब्द कहें जिससे कि विमोचन का विधिवत कार्यक्रम शुरू हो सके। मैं मंच पर रायगढ़ छत्तीसगढ़ की धरती से पधारी डॉक्टर यज्ञ सिंह साहू जी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस काशी बनारसिया प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर सत्या होपटॉप के बैनर तले महामना की स्मृति में रखे गए कार्यक्रम में और जिसमें विशेष रूप से आदरणीय बाबूजी डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी यहाँ उपस्थित हैं। उनके समक्ष उनकी पुस्तक आई है। विमोचन के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। कहते हैं कि ये जो है हर किसी के भाग्य में नहीं होता कि विशेष छात्रों से विमोचन हो किसी पुस्तक का। ये निश्चित रूप से ऊपर वाले की करनी है जो हम लोगों को एक दूसरे से मिला देता है और ऐसे सहयोग बना देता है कि कुछ विशेष कार्य हो जाते हैं। आदरणीय छत्तीसगढ़ की धरती से हैं और बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी है क्योंकि ये न केवल प्रौढ़ शिक्षा को इन्होंने बल दिया, समाज सेवा भी की है और इसके साथ साथ ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया है। अब देखेगा कि कितना बहुआयामी व्यक्तित्व। और एक चीज और बता कि इन्होंने लेखन के क्षेत्र में कोई विधा नहीं छोड़ी। गीत भी लिखे हैं, कविता भी लिखी है, कहानी भी लिखी है, गजल भी लिखी है, दोहे भी लिखे हैं, कोई विधा नहीं छोड़ी। इसलिए ऐसी व्यक्तित्व की मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ। वास्तविकता यह है कि जब व्यक्ति विशेष स्वयं सामने हो तो मैं उसके बारे में क्या कहूँ मैं अपने मुंह से। वो तो स्वयं ही उनकी कांति, उनके गौरव में उपस्थिति स्वयं बता देती है कि वो क्या है, उनकी प्रतिभा क्या है, उनका व्यक्तित्व क्या है। लेकिन इनकी पुस्तकों को देखने के बाद में जो यज्ञ काव्य अमृत नाम की पुस्तक है उसको देखने के बाद में
मेरे मन में एक अतिरिक्त श्रद्धा जाग उठी और उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। मैं समझता हूं आपको भी लगेगा कि हाँ वास्तव में कुछ अलग चीज है। ये इसमें गीत है, कविता है, गजल भी है और ये मन की भावना है। तो कुल मिला के ये कहते हैं ना, कविता अक्षर 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 शब्द बनते, शब्द शब्द बनते, अक्षर अक्षर शब्द बनते, शब्द शब्द जुड़ के बनते पंक्ति, पंक्ति पंक्ति जुड़ के बनते कविता की धार, कविता की धार। मन की कल्पना की मोतियों से, मन की कल्पना की मोतियों से कविता रास्ता रचनाकार, कविता रास्ता रचनाकार। तो यही है। और मेरे पिता जो थे प्रिंसिपल थे, अभी है नहीं मेरे पास, वो रहते तो मुझे बहुत खुशी होती, पर कोई बात नहीं, जहां भी है वो मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे। और मैं इसी के लिए मैं बी रस में लिखती हूँ, तो मैं बी रस में 4 पंक्ति कहती हूँ। स्वागत। खुद को कर तू इतना बुलंद, खुद को कर तू इतना बुलंद कि गमों का दौर हो जाए चंद। खुद को कर तू इतना बुलंद कि गमों का दौर हो जाए चंद। वक्त ढाए कितनों भी
गरीबों का नाम हो। तो और इसी आशा के साथ मैं और कुछ पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। तो मेरी माता पिता पे बहुत सारी कविताएं हैं। तो मैं जैसे कलयुग में ये हो रहा है कि माँ बाप को नहीं पूछा जाता, और मतलब कलयुग में, आजकल युग में क्या सब कलयुग ही कहते हैं भाई, लेकिन एक जने मुझे बोले थे कि मैं इस कविता को बोली, एक जने बोले थे कि आप किस युग के हैं, इसी कविता को मैं बोली, सब कलयुग के हैं। लेकिन ये अपने मन की कल्पना है, अपनी अपनी सोच है? तो मैं कलयुग की एक ऐसी कहानी उसमें है मेरी कविता काव्य में, तो मैं उसी को मैं कहती हूँ, सुनिएगा। कलयुग की एक ऐसी कहानी, सच के आंखों में क्यों है पानी, क्यों है पानी। कलयुग की एक ऐसी कहानी, सच के आंखों में क्यों है पानी, क्यों है पानी। और वर्तमान में रिश्ते क्या हो रहे सुनिएगा। गुम हो रहे हैं रिश्ते जो कहलाते थे फरिश्ते, गुम हो रहे हैं रिश्ते जो कहलाते थे फरिश्ते। बेटा भूल गया वो बचपन, भूल गया वो माँ का प्यार और अपनापन, बड़ा होके दौड़ रहा है माँ बाप की बागवानी। कलयुग की एक ऐसी कहानी, सच के आंखों में क्यों है पानी, क्यों है पानी। और मैं आगे की पंक्ति करती हूँ। एक तरफ हमारे श्री रामचंद्र जी थे, जिन्होंने पिता के वचन के खातिर वनवास तक जाना स्वीकार किया और अपने भाई के लिए राजपाट तक त्याग दिया। लेकिन कलयुगी बेटे क्या कर रहे सुनिएगा। आज भाई भाई एक दूसरे के लिए हो गए कसाई, हो गए कसाई। ये देख के माँ बाप का दिल है रोता और कहता क्या, कहाँ गुम हो गया वो दिन था जो कभी सुंदर सुहानी। कलयुग की एक ऐसी कहानी, सच के आंखों में क्यों है पानी, क्यों है पानी। और श्रवण कुमार जी थे, जो अपने माता पिता को लेकर कांधे में लेकर तीर्थ स्नान कराया। और कलयुगी बेटे क्या करे सुनिएगा वर्तमान में। आज बेटा बड़ा होकर माँ बाप को दिखा रहा है आँख, माँ बाप के प्यार को कर रहा शर्मनाक। भूल गया वो माता पिता की तपस्या और कुर्बानी। कलयुग की एक ऐसी कहानी, सच के आंखों में क्यों है पानी, क्यों है पानी। और जब श्री गणेश ने कहा है कि माता पिता के चरणों में चारों धाम कहा है, तो माता पिता का सदा सम्मान करना चाहिए। श्री गणेश जी क्या करते सुनिएगा, मैं चार पंक्ति समर्पित करती हूँ। माता पिता का सदा करे सम्मान, माता पिता की सेवा तो खुदा की सेवा समान। श्री गणेश ने कहा है माता पिता के चरणों में है चारों धाम, जिनके पिता है शिव शंकर और माँ पार्वती भवानी। कलयुग की एक ऐसी कहानी, सच के आंखों में क्यों है पानी, क्यों है पानी। और अंत की पंक्तियां सुनिएगा। जो जैसा कर्म करता है उस कर्म का फल उसको भोगना ही पड़ता है। तो आज बेटे जो कर रहे कल वही उनको भोगना पड़ेगा। जो होएगा वो पाएगा, बुरा कर्म लौट के आएगा, इसी का नाम है जिंदगानी। कलयुग की एक ऐसी कहानी, सच के आंखों में क्यों है पानी, क्यों है पानी। और अंत में मैं यही कहूंगी, देश प्रेम के लिए जागरूक कहूंगी। मैं लिखूं देश की याद बान और शान, मैं लिखूं मेरा भारत है महान। मैं लिखूं देश की याद बान और शान, मैं लिखूं मेरा भारत है महान।
भगवान। और अंत में यही कहूंगी, खुली किताबों में कोई राज नहीं होता, खुली किताबों में कोई राज नहीं होता, सच किसी का मोहताज नहीं होता, मोहताज नहीं होता। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आपकी गरिमा में उपस्थिति और इतना सुंदर काव्यात्मक उद्बोधन हम सब लोगों को जो ऊर्जा भर के गया है, उस ऊर्जा का सदुपयोग पूरा प्रांगण पूरा आगार करेगा। एक बार करतल ध्वनि से जोरदार अभिनंदन कीजिए लेखिका यज्ञश्री साहू, जो नवोदित है, एक तरह से नवोदित भी माना जाए, क्योंकि अभी तो इनको हजारों पुस्तकें लिखी है, जो पहली पुस्तक इनकी आई है। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय गुरुजन से आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द चाहूंगा। 2 किताबें और हैं, 3 किताबें और हैं जिनका विमोचन अभिक्रम में है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं बहुत देर से हीरालाल मधुकर मिश्र जी को जबरदस्ती रोका हूँ, उनके दांतों में दर्द है, तो मैं बाबूजी के प्रति 4 शब्द उनसे सुनना चाहता हूँ काशी में। मेरा यह विशेष आग्रह है, इसलिए विमोचन का कार्यक्रम एक बार रोक कर मैं बाबू सर से सुनना चाहता हूँ। आइए मंच पर बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत किया जाए आदरणीय मधुकर मिश्र। बहुत बहुत धन्यवाद चक्रप्रभाष जी। बंधुओं, आज का मंच नहीं, जब भी साहित्यिक मंच कहीं भी जुड़ा और उस मंच पर परम आदरणीय वरिष्ठ गीतकार, वरिष्ठ कल्प हमारे आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र जी उपस्थित हों, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। उस मंच की वो अपने आप में महाकुंभ है। तो ये सभागार और सभागार की तरफ से तथा विभूषित मंच पर बैठे हुए विद्वान बंधुओं की ओर से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन वंदना को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आदरणीय बुद्धिनाथ जी हिंदी साहित्य के गौरव। आज से 10-12 साल पहले प्रथम मुलाकात हमारी इनकी हुई नदेशक में, जब नई सदी के स्वर का प्रथम भाग का बीजांकुर हो रहा था उस समय, और उसमें जो भी खाद पानी देना हुआ उसको दिया बाती की तरह इन्होंने दिया, और आज उसको उन किताबों को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित और प्रशंसित किया। उसमें आप आनंद का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी तरफ से इनका कर्तव्य गुण से एक बार पुनः अभिनंदन किया जाए। मित्रों, गुलाब का फूल जब खिलता है तो पूरा परिवेश अपने आप ही महक उठता। कस्तूरी को अपनी परिचय देने की आवश्यकता नहीं। जिस मंच पर और जहां उपस्थिति और बुद्धिनाथ जी का, इनका होना ही पर्याप्त है साहित्य के लिए। आपको याद दिलाऊं, ये 1980 के बाद की बात है। एक बार और जाल फेंक ले मशीने, ये गीत इस तरह से हिंदी साहित्य की जगत पर छा गया जैसे तारों के बीच में फुटकारा। इनकी प्रशंसा करना, इनके संदर्भ में बोलना सूरज को चिराग दिखाने के समान है। इनके गीतों में आप जानते हैं, गीत लिखना, कविता लिखना, जीना एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कविता को, गीत को जिया है, साहित्य को जिया है, ऐसे लोग बिरले ही संसार में पैदा होते हैं। साहब को बखानो कि बखानो छत्रसाल को, मैं इनकी प्रशंसा करूं कि इनके माता पिता की प्रशंसा करूं, जिस गोद से ऐसा साहित्य है। मित्रों, आपके गीतों में युग की धड़कन बोलती है। आपके गीतों में, आपकी रचनाओं में साधारण जन की
पीड़ा मिलती है। आप लिखते हैं, लिखते नहीं, रचते हैं। एक बार एक संत ने सूरदास जी से प्रश्न किया कि कविवर, आप बताएं कि आप बड़े कवि हैं कि तुलसीदास? सूरदास जी ने कहा कि मित्र, कवि तो मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं कविता अच्छी लिखता हूं, पर तुलसीदास कविता कहां लिखते हैं? तुलसीदास तो मंत्र लिखते हैं, उनका तो संसार में कोई जोड़ नहीं। तो कविता तो लिखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन बुद्धिनाथ जी जैसे का कोई जोड़ नहीं। मैं दो व्यक्तियां इनके सम्मान में बहुत स्वागत कर रहा हूं कि वेद मंत्र के विशद अर्थ सा, ध्यान दीजिएगा, वेद मंत्र के विशद अर्थ सा विस्तृत जिसका मन, तन रामायण भाव तपोवन रस्ते छंद। क्या बात, तो ये तो इधर देखते हैं, हम अपने आप उधर प्रकट हो जाते हैं। हमारे सामने कवितांबरा के सह संपादक श्री गिरीश पांडे बनारसी जी सभागार में उपस्थित हैं। परमहंस त्रिपाठी जी बहुत अच्छे गजलकार हैं, ये उपस्थित हैं। सभागार में जो लोग जिनका नाम मैं वंचित हूं, जिन नामों से मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। और मित्रवर, आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि सोने के फूल में सुगंध नहीं होता। ये कहने की बात है, सोने के फूल में भी सुगंध होता है। जैसो रूप दीनो दई, जैसो तन दीनो दई, तैसो रूप सुगंध, ये दोनों कह पाइए सोन और सुगंध। जो कहीं न मिले, जो दुर्लभ हो, अल्प में हो, अलौकिक हो, वो जिस मंच पर वो हमारे बुद्धिनाथ जी के लिए इनसे पाए। ये ऐसा समय है जिसमें सुगंध भी है, अलौकिक गुण। तो मित्रवर, इनके संदर्भ में जितना कहा जाए कम है। दो व्यक्तियां और इनको देखकर मैं अपना स्थान लेता हूं कि ऐसा सूरज उगते हमने कहीं नहीं देखा। क्या बात, ऐसा सूरज उगते हमने कहीं नहीं देखा है, झलक रही जिसके ललाट पर अपराजित रेखा है, झलक रही जिसके ललाट पर अपराजित रेखा। और अपना स्थान लेने के पहले मैं अपना दो मुक्तक प्रस्तुत करना चाहता हूं। स्वागत है। कि तेरी आंखें बड़ी बादशाह हैं, कह दो कि कम बोले। क्या बात। तेरी आंखें बड़ी बादशाह हैं, कह दो कि कम बोले। जले गंगा जले झेलम, लो इतना गरम। ये तेरी शान शौकत सल्तनत सब 4 दिन की है। ये तेरी शान शौकत सल्तनत सब 4 दिन की है। ये मेरा 4 दिन का है, मिले जब भी नरम बोले। क्या बात है, क्या बात। और एक पुस्तक और देखें कि हम सफर साथ तो आसान सफर लगता है। क्या बात। हम सफर साथ तो आसान सफर लगता है, न मिले मान तो अमृत भी जहर लगता है। सुना है जब से परिचित को तक्षक नहीं। बड़े भैया को समर्पित है कि सुना है जब से परिचित को डसा, तक्षक ने हमें कांटों से नहीं फूल से डरा। सिर्फ सूरत ही नहीं, सिर्फ सूरत ही नहीं, सीरत भी अच्छी चाहिए।
सिर्फ सूरत ही नहीं, सीरत भी अच्छी चाहिए। घर मेरा, घर बार की जीनत भी अच्छी चाहिए। और छल कपट बाजी गरी से घर कभी चलता नहीं, क्या बात, छल कपट बाजी गरी से घर कभी चलता नहीं। और घर चलाने के लिए नीयत भी अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और दो लाइनें और कि बुझा सके न जिसे आंधियां, बुझा सके न जिसे आंधियां, चिराग ऐसा जला रहा हूं। और जमीन से कह दो कि सर उठाए, मैं आसमान को झुका रहा हूं। जमीन से सर उठाए, मैं आसमान को झुका रहा हूं। और रवि बुद्धनाथ जी मिश्र तो हिंदी साहित्य के पूरा वश में कृष्ण की कामा है। मैं उनको बार बार सादर प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं के साथ प्रहलाद जी को चंद समय के लिए अवसर देने के लिए बार बार धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत हम सबका सौभाग्य बड़ा है जो पूरा का पूरा विद्यालय यहाँ आदरणीय मधुकर मिश्र जी के रूप में हम सब लोगों को शिक्षा देने के लिए उपस्थित है। इनके शब्दों में वह ऊर्जा है, वह घनत्व है जिसको पढ़ने और समझने के लिए अभी हम सब लोगों को और ज्यादा ही समय और ऊर्जा लेकर बैठना होगा। बहुत बहुत आभार सर, आपके यहाँ अनमोल शब्द हम सब लोगों के मंच को ही नहीं, हम सब लोगों को भी गौरव दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपके इस शब्दों के लिए। विमोचन के क्रम को पुनः एक बार शुरू करेंगे और हम आग्रह करेंगे आदरणीय पूनम ग्रोवर जी की पुस्तक ख्वाबों के गुलाब हम सब लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से वो सुन रही है। और ख्वाबों के गुलाब पुस्तक को लिखने के पहले उन्होंने अपने पिता को एक समर्पण दिया है और एक भाव दिया है। हम आग्रह करेंगे रंजना पांडे दीदी से कि वे लेखिका के भावों को यहाँ मंच पर आदरणीय डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी के समक्ष रखें और ऑनलाइन के माध्यम से ही सही उनको जो यह भाव हम सब लोग देने की कोशिश कर रहे हैं उनको पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत स्वागत है रंजना पांडे जी। इसके पहले मैं न्यायविद आदरणीय अनुभव द्विवेदी जी का सम्मान करने के लिए आग्रह करूंगा। एक बार श्रीधर पांडे जी से एक बार आग्रह है कि एक बार उनके गले में माला डालें, क्योंकि बिना माला डाले हमको अच्छा नहीं लग रहा है। पारिवारिक सदस्य यहाँ उपस्थित है, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मंच को नमन, आप सभी विशिष्ट जनों का हृदय से नमन। आदरणीय बापू जी को सादर चरण स्पर्श, आप सभी बड़ों को प्रणाम। पुस्तक का विमोचन बहुत ही सौभाग्य से बाबूजी के सामने पूनम ग्रोवर जी की पुस्तक है ये हो रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। झज्जर की धरती से हरियाणा में जन्मी हुई हापुड़ उत्तर प्रदेश की एक विशिष्ट सामाजिक व्यक्तित्व आदरणीय डॉक्टर पूनम ग्रोवर जी कुशल लेखिका, प्रबंधक, सुगृहिणी, मातृत्व भाव से ओतप्रोत एक महिला चिकित्सक के रूप में विख्यात है। मंच से रचनाकार के रूप में तथा अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में उनकी पहचान एक बड़ी यात्रा का लेकर है। ख्वाबों के गुलाब काव्य संग्रह डॉक्टर पूनम ग्रोवर जी की पहली एकल काव्य पुस्तक है, जबकि साझा संकलनों में इनकी रचनाएं हमेशा ही पढ़ने को मिलती रहती हैं। इस पुस्तक में विभिन्न रचनाएं जैसे एक लड़की शादी सी, एहसास, उम्मीद की लौ, थाक का अनुराग, बचपन, तलाश इत्यादि ऐसी रचनाएं हैं जो डॉक्टर पूनम जी के नैसर्गिक काव्य संप्रेरक प्रकट करती है। इस पुस्तक के में अनेकों विशिष्ट व्यक्तित्वों के द्वारा डॉक्टर पूनम ग्रोवर जी की विशिष्टता और लेखन धर्म के विषय में परिचय दिया गया है। इन्हीं में से एक और हम सब के बड़े हापुड़ निवासी डॉक्टर अशोक मैत्रेय जी के द्वारा प्राप्त शुभकामना जो मैं यहाँ मंच पे आप सभी के सामने पढ़ रही हूँ।
नैसर्गिक प्रतिभा की धनी डॉक्टर पूनम ग्रोवर जी, एक कुशल मंच संचालिका, सुयोग्य चिकित्सक, संवेदनशील कवित्री और जानी मानी समाज सेवी डॉक्टर पूनम ग्रोवर आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी और नैसर्गिक प्रतिभा की धनी है। जब वह किसी विषय पर बोलती है अथवा लिखती हैं तो वह प्रायः सायास नहीं होता। कभी कभी तो लगता है कि वह कुछ बोल रही हैं, सामान्य वक्तव्य नहीं, कहीं ना कहीं कविता का आवरण ओढ़े उनका विचार प्रवाह, जिसको भावना की कसौटी पर तो कसा जा रहा है, लेकिन आज आलोचना की कसौटी पर है। डॉक्टर पूनम ग्रोवर की कविताओं में होली के रंग है, प्रेम की तरंग है, द्वंद्व है, संघर्ष है, लेकिन निराशा दूर दूर तक नहीं है। इनमें सपने हैं, सपनों को पूरा करने की महत्वाकांक्षा है, एक बेचैनी है, कुछ और दिखाने का, कुछ और कर दिखाने की बेचैनी है। इसे आलोचक कवित्री की महत्वाकांक्षा की संज्ञा भी दे सकते हैं। महत्वाकांक्षा तो नहीं, हाँ, उनमें आत्मविश्वास अवश्य है और भीड़ से अलग पहचान बनाने की चाह है। जमाने के छद्म और निराशा के अंधेरे कवित्री को घेरते तो हैं, लेकिन वह उनको पराजित कर अपने गुलाब के फूल खिलाने का साहस है। डॉक्टर पूनम ग्रोवर की कविताओं में प्रिय से मनोहार है, उसके प्रति समर्पण है। यह प्रिय के इनकार में इकरार और गुस्से में प्यार तलाशती प्रतीत होती है। डॉक्टर पूनम ग्रोवर रिश्तों के प्रति संवेदनशील है, उनकी कविताओं में कोई भावुकता नहीं है। नारी विमर्श जैसे सामाजिक सरोकार भी है। गुलाब के फूल डॉक्टर पूनम ग्रोवर जी का प्रथम काव्य संग्रह है। इसकी रचनाएं उदासी और निराशा के अंधेरों में आशा की किरण बनकर सकारात्मक संदेश देती प्रतीत होती है। मुझे विश्वास है कि इन्हें पाठकों का भरपूर दुलार मिलेगा। माँ वाणी डॉक्टर पूनम ग्रोवर पर अपना वरहस्त बनाए रखें, मेरी ऐसी कामना है। डॉक्टर अशोक मैत्रेय जी। और भी बहुत लोगों की शुभकामनाएं हैं, समय थोड़ा कम है इसलिए उर्मिला सिंह जी, अशोक ग्रोवर जी, उर्वशी मित्तल जी, रुचिका गुप्ता जी और तमाम लोग हैं। मैं इनकी रचना की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। नारी प्रेम। वजूद अपना खोकर भी बनाए रखा परिवार का वजूद, कंधों पर ओढ़नी जिम्मेदारी की, स्वयं को रखा और मजबूत। ये कुछ देश की आवाज बेटियां, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक प्यारा सा अनुपम मधुर एहसास बेटियां, जीवन को सुवासित करती मधुमास बेटियां, पर्वों को ये बनाती हैं कुछ खास बेटियां, नव चेतना का सुखद उल्लास बेटियां, निसंस्कृत का ये बड़ा विस्तार बेटियां, ये वंश वेद सृष्टि का आधार बेटियां, सागर की ये जहां गहराई बेटियां, हिमगिर सी ये वही ऊंचाई बेटियां, रिश्तों में मीठा प्यार विश्वास बेटियां, सीता से निभाती कहीं बनवास बेटियां, परिवार पूरे देश की ये लाज बेटियां, सच पूछिए तो देश की आवाज बेटियां, सेवा से दिल को करती ये गुलनाज बेटियां, सौंदर्य में भी अंगारे का ताज बेटियां, ऊंचाइयों को चूमती आकाश बेटियां, जीवन में भिन्नता का आभास बेटियां, संगीत भरा स्वर्गीय संसार बेटियां, सपनों में बसा जिनका मधुर प्यार बेटियां। इन्हीं के साथ मैं संपन्न कर रही हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपको। आदरणीय रंजना पांडे दीदी के प्रति बहुत बहुत आभार। हापुड़ की आवाज बनारस तक अगर पहुंची है तो बिना मिर्जापुर के बल से पहुंच नहीं सकती। हापुड़ की लेखिका के रूप में प्रदर्शित किए हैं, उनको बहुत बहुत आभार डॉक्टर गुजरात मिश्र जी के सामने। और मैं निवेदन करूंगा कि बाबूजी और मामा जी दोनों लोग मिलकर इनका विमोचन करें। विमोचन का क्रम शुरू किया जाए। मंजू सूद जी हमारी, वे नोएडा की धरती से उनकी पुस्तक और की ऑनलाइन उपस्थिति मानी जा रही है। मैं आग्रह करूंगा मंच से करतल ध्वनि से आप सभी लोग
स्वागत करें और इनकी पुस्तकों को ये राम पुकारे हैं, ये हम लोगों के मंच की पुस्तक है और इसके साथ एक और पुस्तक विमोचन का क्रम। राम पुकारे पुस्तक एक साझा संकलन हम लोगों के साहित्यकार बंधुओं ने निकाली थी। इसमें डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी की भी कविता है और एक पुस्तक जो है हापुड़ की धरती से और नोएडा की धरती से मंजू सूद जी और डॉक्टर पूनम ग्रोवर जी दोनों लोगों की साहिबा और माही दो पुस्तकें मंजू सूद जी की हैं और एक ख्वाबों के गुलाब डॉक्टर पूनम ग्रोवर जी की पुस्तक। मंच अभिभूत है इन लोगों के सहयोग से, इस रचनात्मक सहयोग के प्रति हृदय से अभिनंदन। फोटो खींच लीजिए आप लोग। अब मैं आग्रह करूंगा कात्यायनी पांडे जी से कि मंजू सूद जी की दोनों पुस्तकों साहिबा और माही के प्रति दो शब्द कहें। इन लेखिका के बारे में एक कात्यायनी जी बोलेंगी। मैं बताऊं कि बहुत ही विपरीत परिस्थिति में स्वास्थ्यगत परेशानियों को एक तरफ रखकर इन रचनाकार साहिबा की जो लेखिका मंजू सूद जी हैं नोएडा की वे हैं बहुत विपरीत परिस्थिति में और इस समय इनर व्हील को वहां अध्यक्षता कर रही है। मतलब इनर व्हील का मतलब होता है महिलाओं का एक बहुत बड़ा संगठन जो बहुत ही प्रतिष्ठित है अपने आप में और बड़ी ऊर्जा की स्रोत है मंजू सूद जी। उनको ये शब्द पहुंच रहे होंगे, शायद उनको थोड़ा सा सुखानुभूति हो कि लाइव में मेरे दौरान बोला गया कि कात्यायनी जी आएंगे और समय का ध्यान रखिए। विशिष्ट मंच को नमन। काशी के गणमान्य अतिथि एवं पूज्य बाबूजी बुद्धिनाथ मिश्र जी को सादर प्रणाम, चरण स्पर्श और उपस्थित मंच की शोभा, हमारे मंच की शोभा जो है आपके आने से आज बढ़ी है। कार्यक्रम का जो हमारा कार्यक्रम का स्वरूप है वो और सुंदर हुआ है। मैं आज आपके समक्ष मंजू सूद जी जो कि हमारी बहुत अच्छी लेखिका है, इनकी पुस्तक के बारे में आपसे कुछ शब्द कहूंगी। डॉक्टर सत्या उपरोक्त मंच को अपने रचनात्मक सहयोग से सदा ही आगे बढ़ाने की भावना रखने वाली नोएडा की जानी मानी जान मान शान इनर व्हील विश्व पटल की अध्यक्षता कर रही है नारी शक्ति की एक बड़ी प्रेरणा स्रोत मंजू सूद जी को हम अभिनंदन करते हैं। काव्य पुस्तकों का संपादन कोई एक घड़ी दो घड़ी की बात नहीं, यह मन के गलियारों से निकले हुए दिली जज्बात हैं जो समय समय पर विभिन्न परिस्थितियों और भावों के कारण मन पर अंकित होते रहते हैं और प्रतिबिंब के रूप में काव्यात्मक अभिव्यक्ति पा रहे हैं। मंजू सूद जी की पहली पुस्तक साहिबा में विभिन्न मित्रों के द्वारा उनके व्यक्तित्व का मधुर भाव संप्रेषित है और जिसको पढ़ने के बाद हम सभी के मन में मंजू सूद जी साहिबा के रूप में अवतरित हो गई है। हमें यह पता चला है एक सक्षम मन की लेखिका के निज भावों की डायरी से काव्य संग्रह के रूप में आने में एक विशिष्ट व्यक्तित्व का सहयोग रहा है, अन्यथा ये मन के सुंदर कोमल भाव हम तक नहीं पहुंच पाते। साहिबा के पश्चात माही का आना अपने आप में यह दिखाता है कि लेखक के रूप में जो बीज 6-7 वर्ष के बालिका के रूप में पड़ा था वह पूरे विश्व को मित्रता का पैगाम देते हुए निर्झर उल्लास और विश्वास से प्रेषित कर रहा है। हमारी आदरणीय जो मंजू सूद दीदी हैं, इनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही स्वच्छंद विचारधारा की है और कहा जाए तो एक महत्वाकांक्षी महिला जो कि अपने जीवन में विषम परिस्थितियों के आने के बावजूद उन्होंने लड़ा है और अपनी सारी समस्याओं का सामना, मुसीबतों का सामना बड़ी अपनी कर्मठता के साथ, अपनी उनका दृढ़ इच्छा शक्ति उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए तत्पर करी है। वो हमेशा आगे बढ़ी है अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते पर। अपने आप को उन परिस्थितियों से बाहर निकालकर उन्होंने इन रचनाओं को यहाँ हमारी पुस्तक के रूप में, काव्य रूप में जो हमें मिली हुई है, ये बहुत ही सुंदर साहिबा और माही। साहिबा से मैं कुछ आपको सुनाना चाहूंगी क्योंकि इसमें हर सारी कविताएं एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन मैं आपके सामने सब प्रस्तुत कर रही हूँ। नारी शक्ति को प्रदर्शित करना उनका एक व्यक्तित्व है जो कि नारी शक्ति के समर्थक हैं। वो हमेशा नारी शक्ति के लिए आगे बढ़ी है और स्वयं में एक बहुत बड़ी शक्ति स्वयं में वो है। तो मैं सिर्फ मैं हूँ
फिर क्यों किसी को भी हक दो हर एक बात पर जब वो चाहे उसे मेरी आजमाइश करने का। जो मुझे समान अधिकार दे, मेरी भावनाओं को समझे, सिर्फ उसी को हक है मेरी ख्वाहिश करने का। इसलिए अब सब भली भांति जान लें, कोई भी प्रताड़ना, कोई भी निरादर मैं कदापि नहीं सहूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ मैं हूँ और सदैव मैं ही रहूंगी। इनकी ये कविता इनके पूरे व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर रही है। इस पूरे काव्य को, इनके रचित हुई जो कविताएं हैं, उनकी ये सिर्फ एक कविता जो मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, शायद सभी को पढ़ने के लिए प्रेरित करे और हम सभी जानना चाहें कि एक महिला का जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति उसे कहां से कहां तक पहुंचा सकती है, चाहे वो शारीरिक रूप से असमर्थ ही क्यों ना हो। उन्होंने बहुत सारी असमर्थताएं, क्षमताओं को लड़ करके, बाधाओं को पार करके अपनी मंजिल को पाया है और आज भी वे जहां भी खड़ी होती हैं वहां अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को से प्रभावित करती हैं। तो आपकी एक कविता ये है और एक कविता मुझे और बहुत अच्छी लगी है इसमें, जो मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी, कारणा। लेखक कभी भी या कभी भी जब लिखता है तो जब तक वो समाज को अपने साथ नहीं लेता है, जोड़ता नहीं है, तब तक हम नहीं जुड़ पाते हैं। हमें जोड़ता हुआ जो काव्य होता है तभी समाज व्यक्ति से व्यक्ति विशेष जुड़ जाता है। तो आपकी जो ये रचना है कारणा, ये हमारी सत्यावताओं को भी बहुत अच्छे से इसमें प्रदर्शित करती है कि हम किस प्रकार से कहां होते हुए एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। तो ये कारणा है, वो कहते हैं ना कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती में कुंभा जोड़ा। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती में कुंभा जोड़ा, उसी का शायद यथार्थ रूप वर्णन करता है हम सब का मिलन। उसी का शायद यथार्थ रूप वर्णन करता है हम सब का मिलन। यहाँ थोड़ा थोड़ा, यहाँ जो भी हम सभी उपस्थित हुए हैं, ये इस कविता को पूरी तरह से चरितार्थ कर रहा है कि ये जो हमारा कुंभा है, हम सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं दूर से जुड़ते आज एक जगह एकत्रित हुए हैं और मिले हैं। तो प्रीति की ये न्यारी सी एक मुलाकात हम अपने हम सफर से कितनी प्यारी सही सोच निकली, उसके उदार दिल से आज हम सभी एक दूसरे से अपने दिल की बात कहेंगे। देखते ही देखते हमारे बीच कई प्यारे जज्बात बहेंगे। बस यूं ही करती रहो अपना ये कर्म महान, मैं स्वयं भी हाजिर हूँ जब भी चाहूँ योगदान। तो ये कविता आदरणीय मंजू सुद दीदी को की कविता को ही नहीं, उनके व्यक्तित्व को भी पूरी तरह से हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रही है, क्योंकि वे हमेशा ही ऐसे कार्य के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए उन्होंने हमारा योगदान किया है, हमें सहयोग किया है। और आज यही एक कारण है, उनके व्यक्तित्व को हम आज सभी समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और हम सभी आपस में मिलकर उनके बारे में बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका चरित्र सामाजिक रूप से बहुत दृढ़ है, जो कि आज हम सभी के साथ में जुड़ी हुई है। उनके द्वारा प्रेम से भेजा गया दीदी के द्वारा दिया गया बहुत ही प्यारा सा कैंडल, जो कि उन्होंने नोएडा से हम लोग के लिए भेजा, जो यहाँ जलकर अपने प्रकाश को दीप्तिमान हो रहा है आप सभी के समक्ष। देखा जाए तो दीदी कुछ ऐसे ही हम सभी के साथ अपने प्रकाश को बिखेर रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आगे वो पुस्तक साहिबा और माही से भी मैंने एक बहुत प्यारा सा एक कविता उनका किया है, जो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। माँ पर, दीदी ने माँ पर लिखा है, माँ तेरा कर्ज मुझसे अदा क्या होगा, जो कुछ तुमने किया वो बयां क्या होगा। तो जैसा अकेलापन किसी ने सहा क्या होगा, जब सब जैसे संभाला किसी ने क्या संभाला होगा। माँ तेरा कर्ज मुझसे अदा क्या होगा, गर कद्र ना जान पाऊं इससे बीत गया क्या होगा, इससे बीता गया क्या होगा। गर कद्र ना जान पाऊं तो इससे बीता गया क्या होगा। माँ का पूरा सम्मान दो, माँ को पूरा सम्मान दो तो इसमें नया क्या होगा। तेरी खुशियां ना सोचूं तो इससे बुरा क्या होगा। लाख पूजा पाठ करूं तेरी नाराजगी का कारण बनूं तो खुश मुझसे खुदा क्या होगा। माँ तेरा कर्ज मुझसे अदा क्या होगा। तो आपकी माँ के प्रति जो भावना है हम सभी को उसके प्रति
समाज में हम सभी के मन में होती है, हम सभी को अपनी मांग से अभी हमेशा जोड़े रहती है। तो एक ये भावना भी उनकी हमें उनके प्रति नतमस्तक करती है कि जो उन्होंने लिखा है समाज को सुंदर संदेश दिया है। और धन्यवाद। धर्म पत्नी के रूप में और कर्म पत्नी के रूप में दोनों ओर से जोरदार बाबू जी का आशीर्वाद मिले। कात्यायनी को विशेष गरिमा में उपस्थिति इतनी विशिष्ट हो रही है और उसमें संस्कृति मिश्रा जी जैसी नदिनी, अगर डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी की नदिनी यहाँ उपस्थित है, मैं कात्यायनी पांडे जी से कहूंगा कि माला पहनाकर उनका वंदन करें, उनको मंच पर बैठने के लिए आग्रह करें। मंच बहुत बहुत स्वागत करते हैं संस्कृति जी। संस्कृति जी का स्वागत करिए। बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति जी, बहुत बहुत स्वागत। अब सम्मान कार्यक्रम में उद्बोधन का दौर पूरा चलेगा। राम पुकारे के बारे में बात हो गई, साहिबा के बारे में, माही के बारे में, सबके बारे में बात हो चुकी है। मैं महेंद्र अलंकार जी से कहूंगा कि 2 शब्द बाबू जी के बारे में कहें, उसके पश्चात मामा जी, फिर काव्य गोष्ठी हम लोग शुरू करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम महामहिम का ये जो प्रांगण है, भले वो प्रांगण विश्वविद्यालय है, लेकिन ये उनकी संतति यहाँ बैठे हैं और वो वहां से खींचकर यहाँ ले आकर के बनाते हैं। तो मुझे नानक की बात याद आ गई। कहा कि जितने दुष्ट आदमियों से निकले निकल रहे हैं और जितने संत हैं वो सब दिखा गया। बहुत तब ये भैया की प्रेरणा से निकल गया। सही निकला है, बिल्कुल सही निकला है। संत को ही संत समझ सकता है, दूसरे कोई संत नहीं। आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र जी की लेखनी को तो नमन करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। नहीं करते हैं तो धृष्टता करते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूं, एक एक सूत्र देते जा रहा हूं। बाबू जी के बारे में बोल रहा हूं और किसी के बारे में आप बोलने का है नहीं। इनके कृतित्व के बारे में आपने तो पढ़ा होगा, सुना होगा, बहुत कुछ जाना होगा। मैं तो बहुत कम जानता हूं, लेकिन एक चीज जानता हूं और एक घटना जानता हूं, और भैया भी जानते होंगे, याद होगा, उसकी तस्वीर भी है हमारे पास। जबलपुर। आपको बताऊं, एक उम्दा रचनाकार की रचना को आप सराह सकते हैं, लेकिन एक उम्दा रचनाकार, उम्दा व्यक्तित्व भी हो, यह बड़ा बेजोड़ होता है। इनको ज्यादा तो मैं नहीं मिल पाया, मात्र 3, 4, 5 मुलाकात ही हुई है, लेकिन कभी बहुत दूर से हुई है, कभी थोड़ी नजदीक से हुई, कभी भीड़ में हुई, कभी इधर हुई, लेकिन पहचानते हैं। यह मेरा गुण नहीं है कि मैं इतना बड़ा हूं तो मुझे पहचानते हैं, यह इनकी याददाश्त का कमाल है। बात जबलपुर इन्होंने कह दिया तो वो बहुत मुझे वाकया याद आ गया। एक कादम्बरी बड़ी लब्ध प्रतिष्ठ संस्था है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर की है, और सन 2023 में ऐसा अवसर मिला कि आपको भी सम्मानित होना था और मुझे भी सम्मानित होना था। दोनों ही एक ही मंच पर पहुंचे थे, हम लोग अगल बगल बैठ। अब वहां बात दरअसल क्या हो, देखिए, मैं जो कहना चाहता हूं वो देखिए। आदरणीय विजय तिवारी किसलय जबलपुर के जाने माने साहित्यकार, वो मुझे लेकर के गए और कहे, अलंकार जी चलिए मैं आपको होटल में ठहरा दूं।
हम लोग नीचे से ऊपर गए, दूसरी स्टोरी पर पहुंचे। कहा आइए इस कमरे में हम चलते, ये खाली होगा, इसमें आपको हम ठहरा देते हैं। और जो ही दरवाजा खोले तो भाई साहब दिखाई पड़ गए, बैठे हुए थे और साथ में प्रसाद भी थे, इसलिए हाँ हाँ ठीक, वो भी बैठे हुए थे। तो किसले जी लौटने लगे, हमको लेकर गए, आइए अलंकार जी दूसरे कमरे में आपकी व्यवस्था कर देते हैं। भाई साहब कह रहे हैं कहां ले जा रहे हैं, शब्द देखिए एक में एक भी है फिर नहीं कर रहा, कहां ले जा रहे हैं। किसले जी कहते हैं आप इनको जानते हैं, कह रहे काशी में रहकर अलंकार को कौन नहीं जानता, मैं धन्य हो गया। ये इनका प्रेम है, ये व्यक्तित्व का वो निखार है, नहीं तो अलंकार जैसे बहुत से कंकड़ पड़े हैं। ये इनकी मेधा है, यह इनके व्यक्तित्व, इनके उस अंदर वाले जो साहित्यकार का जो ऊंचा स्वरूप है वो हमने वहां देखा और नतमस्तक हो गया। क्या बात है, वरना तो लोग ऊंचाई पर जाने के बाद अपने जूते का तमगा भी नहीं मार पाते। मैं उसका गवाह हूं और मैंने जब भी कहा कि भाई साहब उसकी तस्वीरें हैं तो वो गवाह है, आप कहिएगा तो दिखा दो कि भाई साहब से बड़ा गवाह कौन रहेगा। अब वहां कहे कवि मिल गया, एक गीतकार मिल गया, एक गजलकार मिल गया, तब तो गोष्ठी यही हो जाएगी। हम लोग चाय पीते पीते तो वो अपनापन, वो लगाव, वो व्यक्तित्व जो आज मेरे हृदय में अंकित है, मैं इसके लिए आपको बार बार प्रणाम करता हूं और लोगों से कहता हूं कि साहित्यकार अगर बनना है तो इनसे सीखो। रचना आप कर सकते हो, व्यक्तित्व का निर्माण आप नहीं कर सकते। व्यक्तित्व का निर्माण कोई पुरोधा ही कर सकता है, कोई गुरु ही कर सकता है, कोई संस्कारिक महामानव ही कर सकता है। आपको ढूंढना पड़ेगा और आप हमारे सामने बैठे हैं, मैं इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं। मैं तो निशब्द हूं, उसी 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 व्यक्तित्व में मैं आज भी डूब रहा हूं। और जब सत्यप्रकाश जी ने कहा कि आदरणीय बुद्धिनाथ जी का आगमन है, अलंकार जी कब होना है, कब हो जाए, हमने कहा भैया जब हो जाए, जैसे हो जाए, बस खाली मुझे बता देना, मैं हाजिर रहूंगा। मैं प्रणाम करता हूँ आपसे, आपकी लेखनी को, आपके व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूँ और मैं सभी साहित्यकारों से निवेदन करता हूँ, आपको बाद में कहूंगा, पहले अपने को कहता हूँ कि अगर सचमुच कुछ पाना है तो मेहंदी की तरह घिस जाने का प्रयास करिए। गुरुजनों की एक एक शब्द वाणी हम लोगों के लिए किस प्रकार से अमृत बनकर निकल रही है, सब लोगों का उदाहरण हम लोग पा रहे हैं। एक से बढ़कर व्यक्तित्व एक शब्दों के माध्यम से जिन गुरुजन को याद कर रहे हैं, उन गुरुजन की क्या भावना है आप समझिए। उदय प्रताप कॉलेज में जब हम सुनते थे आदरणीय बाबूजी को, और उस समय कैलाश गौतम जी हम लोगों के आचार्य हुआ करते थे, वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। पप्पू की दुल्हन और एक बार जाल और फेंकरे मछेरे का यह आकर्षण था कि रात 12 बज जाता था। आज काव्य जगत के साथी सब लोग उसको ही सुनना चाहते हैं, कितनी सारी रचनाएं लिख दी गई, लेकिन पप्पू की दुल्हन और एक बार जाल और फेंकरे मछेरे को हम सब लोग इतना कर्णप्रिय मानते हैं कि बार बार उसी को चाहना होती है। आज जो आदरणीय अलंकार जी ने कहा कि महामना का प्रांगण, तो यह महामना का प्रांगण ही है। सब कुछ तो काशी वासियों से दान लेकर महामना ने बनाया। इससे गोवर्धन भी उसी क्षेत्र में आता है जिससे कुछ भूमि उधर गई है, तो इधर हम लोग बन गए, वो सब एक ही है। ये काशी पूरी महामना का प्रांगण है और हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी छाया है कि हम सब लोग कुछ कर पा रहे हैं। यह आप सब लोगों का आशीर्वाद है। आदरणीय बाबूजी की 2 पंक्तियां यहाँ मैंने चुराई है फेसबुक जैसे बड़े पढ़ने से। मंजिल तेरे सामने
तुम मंजिल के पास। जितने भी योग्य लोग यहाँ हैं समझिए, मंजिल तेरे सामने, तू मंजिल के पास, इधर उधर मत देख, अब खो दोगा विश्वास। यदि अब अगर विश्वास डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी में आप लोगों को नहीं हुआ या हम लोगों को मंजिल में नहीं हुआ तो हम लोग अपने आप को खो देंगे। यह बहुत बड़ा संकेत है। आदरणीय बुद्धनाथ मिश्र जी ने सबको लिए दिया है, लेकिन मैंने अपने लिए उपयोग किया है। यह दिया है कि हम सब लोगों को विश्वास बनाकर रखना होगा किसी खास चीज में, किसी खास उद्देश्य के प्रति, चाहे यह सत्या भोक्ता के ऐसा छोटा सा विजन ही हो, किसी भी चीज के प्रति हम सब लोगों को अपना विश्वास बनाकर रखना होगा और मंजिल बिल्कुल सामने है। ऐसे ही कई रचनाएं हम लोगों के सामने हम एक एक करके देते जाएंगे। समय बड़ा कीमती है, सब लोग सुनना चाहते हैं बाबू जी को, लेकिन उसके पहले मैं आदरणीय अभिषेक द्विवेदी जी का सम्मान करना चाहता हूं और श्रीधर प्रसाद जी का सम्मान करना चाहता हूं जो आयोजक मंडल में से है। मैं निवेदन करूंगा संयोजक जी से कि 2 माला, आपकी बेशकीमती माला जो है इन दोनों कंठों को जरूर मिले, जिससे कि आयोजक मंडल हमारे माला है वहां पर भक्त कवि अभिषेक द्विवेदी जी, उनके राग को हम लोग सुनेंगे। अभिषेक द्विवेदी जी, भक्त कवि अभिषेक द्विवेदी जी का स्वागत किया जाए। बहुत बहुत स्वागत है सभागार में। और इसी के साथ श्रीधर प्रसाद जी का स्वागत मैं संयोजक जी से कहूंगा। आयोजक मंडल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। अब मैं बहुत ही मन से मामा की गोद में बैठकर, उनके कंधे पर बैठकर यहाँ पे पहुंचा हूं कवि के साथ कॉफी को लेकर। अब मामा का ही धर्म है कि इस मंच को अनेक ऊंचाई तक ले जाए, क्योंकि मैं साहित्यिक हूं नहीं, बापू जी की कृपा से जो सुनता आया हूं वो बोल देता हूं। मैं सत्यप्रकाश हूं, एक वैज्ञानिक हूं, वनस्पति विज्ञान का छात्र हूं। पुष्प को कैसे उगाना है ये सब मैं जान सकता हूं, पुष्प को पहनाना नहीं आता। मैं मामा जी से स्वागत करूंगा कि पुष्प को पहनाए। बहुत बहुत स्वागत है मामा जी। मैं व्यतीत जी की बात को पूरी न माने, हम लोग एक ही रजाई में सोने वाले थे। क्या वंदे ताम परमेश्वरी भगवती मध्यम प्रदाम शारदाम महामना के चरणों में नमन। सांसों के गजरे घुमलाए आप श्वासों के गजरे घुमलाए आप ये अमराई कौन अगोरे अब तो हुए हैं भारत कोरे अंग अंग महुआ गदराए आप मैं अपनी गीत नहीं पढ़ रहा हूं, वो बीज है जो मेरे अवचेतन मन में आज से 40 वर्ष पहले बोया गया है। क्या बात, क्या बात। वो घटना है सन 1978 की, जब हम कौमार की दहलीज से पार कर रहे थे। सम्मानीय डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी, जिन्हें हम गुरुदेव कहते हैं, और आगे से गुरुदेव के नाम से ये माना जाए कि मैं किसको बोल रहा हूं। गुरुदेव जी का कार्यक्रम त्योंथर में था, हम लोग 10वीं में पढ़ रहे थे। उनके संबंध में अनंत पारम भवदीय कीर्ति स्वल्पस तथायु अवश्य विघ्ना, इनकी जो अपार ऐसी कीर्ति है उसे मैं वर्णन करूं, मुझ में सामर्थ्य नहीं है।
मैं अपना भाव, अपनी स्मृतियां, अपना संस्मरण दे करके आपके प्रति अपना भाव और श्रद्धा व्यक्त करना चाहता हूं। भला उसमें कभी पूर्ण नहीं कर सकता। 78 की बात है, हम लोग पढ़ रहे थे और गुरुदेव का कार्यक्रम, तब बहुत सारे अभाव थे, तकनीकी अभाव थे। हमारे यहाँ हमारे शिक्षक होते थे आदरणीय पूज्य गिरिजा शंकर शुक्ल गिरीश जी। हम लोग वो गीत आपके 78 में सुने जो मैं अभी सुनाया, और ये गीत मेरे अवचेतन मन में एक बीज की तरह बन गया, जो आज वृक्ष का स्वरूप लेकर के आपके सामने फलीभूत हो रहा है। गुरुदेव की रचनाएं अपने यौवन काल की प्रच्छन्न स्थिति में थी, जो भाव और भाषाओं की मर्यादा को लेकर के एक नया श्रृंगार कर रहे थे। हमने आज श्रृंगार की परिभाषा को अपभ्रंशित कर दिया, चाहे वो सामाजिक भौतिक परिधानों में हो या हमारे काव्य और भाषाई अवधानों में हो। हमने श्रृंगार को इतना अपभ्रंशित कर दिया है, जिसे कुरूप बना दिया है। लेकिन आपके जो श्रृंगार पढ़े गए, जिनमें लालित्य, आप लोगों ने पढ़ा होगा उपमा कालिदासस्य भारवीर तत् गौरवम दान्यन पद लालित्यम। हम लोग ये पढ़ा करते हैं। जब आपकी गीतें पढ़े तो लगा कि हमारे इसमें तो कालिदास भी है, उपमाएं भी है और अर्थ गौरव भी है, और दांडी का जो पद लालित्य है। मेरे अंदर कविता का संचार माटी में एक बीज तब बन जाता है। वो जो बीज बना वृक्ष बनने लगा। हम लोग कविताएं लिखना शुरू किए, और ये इस गीत के साथ एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, ये दो गीत हम लोग बचपन में जब कविता नहीं लिखते थे तो गांव में पढ़ते अपने बच्चों के साथ, ये दोनों गीत लिखते रहते, और केवल नाम जानते थे कि कोई डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र है जो गीत पढ़ के चले गए। एक कालखंड आया, वो बीज वृक्ष का रूप बना, हम लोग लेखन करने लगे, बहुत सारी मंचों पर गए। लेकिन वो स्मृतियां कि डॉक्टर बुद्धनाथ जी मिश्र कैसे होंगे, ये जिज्ञासा, ये ललक उनको देखने की, जैसे ऐसा हुआ हो कि तुलसी जी ने लिखा था कि मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सुकर थे। तो बचपन की कुछ चीजें जो व्यक्ति के अंदर वो संस्कार के रूप में आ जाती हैं, तो इनके प्रति एक जिज्ञासा रही, समय बीता। मैं समेट कर आता हूँ भी पिछले वर्ष 23 जनवरी में हम लोगों ने कार्यक्रम किया। हमारे यहाँ साहित्य के साधक और साहित्य का संचालन करने वाले हमारे भी अभिषेक द्विवेदी जी, हम लोगों ने बड़ा कार्यक्रम करने की आयोजन बनाई। कई कवियों का इन्होंने चयन किया, मेरे पास आए कि उनको बुलाना, तो हमने कहा डॉक्टर, मन में एक भय था कि वो आएंगे भी या नहीं आएंगे। मन में हम असंभावना को तलाश रहे थे कि हम असंभावना को कैसे संभव करें। डॉक्टर बुद्धनाथ जी आएंगे तो कितना क्या देना पड़ेगा, ये सारी चीजें हमने इनसे कहा कि याद रखिए कि प्रबल इच्छा है कि एक बात उन्हें मैं, चूंकि वो गीत मेरे अंदर की जो रचना है, मेरे अंदर का जो काव्य है, उसका वो बीज है। उनकी गीतें गुनगुनाकर हम लोगों ने श्रृंगार लिखा और जीवन के गीत लिखे। उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ, आपने बात किया। दूसरे दिन हमसे बताया कि हाँ उन्होंने शपथ दे दी। तो मुझे लगा ये झूठ बोल है। फिर मैंने तीसरे दिन कहा कि यार पक्का कर लिया कि नहीं, पक्का वो आएंगे। हम कहा चलो फाइनल। फिर तीसरे दिन मुझे भ्रम हुआ कि कहीं किसी दूसरे बुद्धनाथ में इन्होंने बात तो नहीं कर ली कि हमको बताने की बात हो गई है। तो हमको एक भ्रम हुआ कि ऐसा लगता है कि किसी अन्य बुद्ध
बुद्धनाथ जी से इन्होंने बात कर ली, हमसे बता रहे तो कहीं ऐसा हो तो हमका अच्छा हमसे बात कराओ, शाम को आओ मैं भी बात कर लूं कि पता चला कि अंत में। तो फिर फोन लगाया। उसी समय मेरी एक पुस्तक, मेरा परिचय, मेरी कविता प्रकाशन की स्थिति में थी। उसमें आपके आशीर्वाद, आपकी सम्मति, आपकी संस्तुति की आवश्यकता थी। पीडीएफ भेजा गया, आप आए, फोन लगाया, बात हुई। कभी बात नहीं हुई थी डॉक्टर साहब से, गुरुदेव से कभी बात नहीं हुई थी। और जैसे इनके शब्द फोन से हमारे आए तो ऐसा लगा कि कई जन्मों का परिचय रहा हो। एक ही शब्द में लगा कि अरे तो वही है जिनकी मुझे तलाश थी। ये वही डॉक्टर बुद्धनाथ जी, कभी फोन से नहीं बात हुई थी, कभी मैं नहीं मिला था। पहली बार अपने जीवन में मैंने आप इनके माध्यम से बात की और जैसे शब्द पढ़े मुझे लगा बस वही थे जिन्हें मैं वर्षों से, इतने वर्षों से अपनी कविता में तलाश रहा था, अपनी रचनाओं में मैं डॉक्टर बुद्धनाथ जी को तलाश रहा था। ये वही है। मैंने बात किया, उनका चलिए प्रशस्त हुआ, आपका आगमन हुआ। एक कौतूहल की बात बता रहा हूँ, समय की मर्यादा का भी ध्यान है। आप आए, हम लोगों ने एक शासकीय गेस्ट हाउस बुक किया था। कई और कवि थे हमारे मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक से लेकर और कई रचनाकार थे। ले जाकर के और अच्छी ठंडी अपने योगपुर थी, वहीं आपका स्नान हुआ। फिर इसके बाद घर में हमारे भोजन करके कार्यक्रम में जाना। गुरुदेव आए, भोजन कराए और गुरुदेव को 23 को भी रुकना था, 24 को भी रुकना था। गुरुदेव के मन में एक भय था कि इसी के हाउस में 2 दिन बिताना है और कैसे बीतेगा। इनके मन में एक जिज्ञासा ये थी, मन में कामना कि यदि इसी घर में कोई कहे देख रुक जाओ तो मेरा कल्याण हो जाए। अब मेरी चिर प्रतीक्षा थी कि उनको ले आएंगे तो हम किसी भी स्थिति में, ये तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि हम उनको अपने घर में, उनके सांसों की गर्मी, उनके शरीर की उष्मा का स्पर्श करेंगे, उनके पास बैठेंगे, उनसे सुनेंगे। ये बड़ी बड़ी भारी अभिलाषा थी। मेरे मन में ये भाव था, आपके मन में ये थी कि कोई कह दे कि आप यहीं रुक जाओ। अभिषेक से इन्होंने व्यक्ति किया, हमने कहा कि वही जो चाह रहे हैं बोलते वही होगा। कह रहे अच्छा रहा, बड़ा अनुभव मिला, बड़ी तृप्ति मिली मन को। और 25 को जो मैंने विदा किया, कुछ भेंट देनी चाहिए। एक परंपरा है, आप लोग जीवन में कविताओं में गए, मंच में गए, उसके लिए जब मैं उद्धत हुआ तो आदरणीय के नेत्र मेरी ओर देखे और कहा ये क्या है। मैं बड़ा भावुक हुआ, मैं अपने को रोका, कुछ दूर तक मैंने न छोड़ा। मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा था, मेरे आंखों में लग रहा था, पता नहीं। जबकि अभिषेक ने कहा कि आप